हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इस क्लास में विश्व इतिहास के अंतर्गत हम सब बात करेंगे पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में। इसके पहले के कुछ क्लासेस में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको विस्तार से चर्चा की थी। हमने आपको ये बतलाया था कि प्रथम विश्व युद्ध किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ। 1914 से 18 के बीच इन 4 सालों में चलने वाली इस विश्व युद्ध का परिणाम कितना भयावह रहा, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम सब इस बात की चर्चा करेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समापन के पश्चात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच के जो आपसी जो तनावपूर्ण जो रिश्ते थे, उस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से शांतिपूर्ण प्रयास किया जा सके, क्या शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की जा सके, इसके लिए पेरिस में 1919 ईस्वी में ही जो है विजेता राष्ट्रों के साथ साथ कह सकते हैं कि कुछ और भी जो राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसे ही सम्मेलन को पेरिस शांति सम्मेलन कहकर पुकारा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शांति सम्मेलन है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। और इस सम्मेलन के प्रोस एंड कॉन्स को हम सब समझेंगे। हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे बिग 4 कहा गया, यानी कि 4 जो नेशन के जो प्रतिनिधि थे, उस प्रतिनिधि में चाहे आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड की बात कर लीजिए, या फिर लॉयड जॉर्ज की बात कर लीजिए, या फिर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे, उनके बारे में बात कर ली, या फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंशो, या फिर इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। ये बिग 4 है। और ये कैसे इटली इस बिग 4 से बाहर चला गया, ठीक है, बिग 4 से बाहर चला गया। और सबसे बड़ी बात कि प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो उसके पहले, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले हमने आपको 2 तरह की जो है कह सकते हैं अलायंसेस की बात करी थी, 2 गुट की बात की थी। एक ट्रिपल अलायंस और दूसरा था ट्रिपल एंटेटे। उसमें से ट्रिपल अलायंस में इटली भी शामिल था, लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो वो ऑस्ट्रिया, हंगरी और कह सकते हैं कि जर्मनी का साथ छोड़कर ये इटली 1915 ईस्वी में मित्र राष्ट्र के खेमे में शामिल हो गया, जबकि वो मित्र राष्ट्र का विरोधी था, ठीक है। और मित्र राष्ट्र का विरोधी था, जर्मनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में था। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है कि वो जो है एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि ये कहा जाता है कि वो बाद में जाकर अपना दल जो है, इसको श्रृंगाल नीति कहकर पुकारा जाता है, अपना दल बदलकर मित्र राष्ट्र के खेमे में शामिल हो जाता है। देखिए, इसके पहले के क्लास में हमने जो बातें आपको बताई थी उसका एक रिकैप मैं करना चाहूंगा। देखिए, अभी तक प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी थी। प्रथम विश्व युद्ध का हमने आपको जो है कारण बताए थे, ठीक है, कारण बताए थे। और ये विश्व का नक्शा है, क्योंकि जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, विश्व के नक्शे के साथ अगर हम इसे समझें तो निश्चित रूप से हमारे लिए इसे समझना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय में लड़ी गई जो युद्ध थे, और ये एक बहुत ही फेमस तस्वीर है। इस तस्वीर को देखें, यही है जो है फर्डिनेंड ड्यूक जो है, आर्क फर्डिनेंड ड्यूक है, ये ऑस्ट्रियाई राजकुमार थे। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो साम्राज्य था, यूरोप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था, और उस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी आर्क फर्डिनेंड ड्यूक होने वाले थे। और उनका सराजेवो में कह सकते हैं कि उनका भ्रमण होता है अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। तो ये जो है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड हो गए और इनकी पत्नी हो गई। और जब सराजेवो में जाते हैं तो वहां पे 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या कर दी जाती है एक सर्बियाई आतंकवादी के द्वारा, सर्बियाई राष्ट्रवादी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और तब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को टाइम दिया, ठीक है, और उससे जल्द से जल्द जो है उन अपराधियों को पकड़कर सौंपने को कहा, लेकिन सर्बिया ने इस पर किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। और आरोप उस पर यह भी लगा कि जिन्होंने हत्या की थी उसे वो बचा रहा है। और इसी वजह से क्या होता है कि 1 महीने के बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया
हंगरी जो है वो क्या करता है कि सर्बिया पर आक्रमण कर देता है और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इस प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था उस कारण के बारे में हमने विस्तार से आपको जानकारी दी थी, ये सारे पॉइंट्स बताए और इसका परिणाम क्या हुआ ये सारी चीजें यहां पर देख रहे हैं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसके बारे में अलग से मैं बात करूंगा। ठीक है, तो पेरिस शांति सम्मेलन, ये देखिए ये जो महल आप देख रहे हो ना, जिसके बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं, ये वास्तव में वर्साय का महल है। वर्साय का महल जो है उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो वर्साय का जो महल है वो अपने आप में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसका निर्माण जो है वो किसके समय में किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उसका निर्माण। ठीक है, देखिए ये वर्साय का महल है। पेरिस का जो शांति सम्मेलन है, उस शांति सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये शांति सम्मेलन इसी वर्साय के महल में किया गया था और ये फ्रांस का सम्राट लुई 14 का नाम आपने सुना होगा। कम से कम जब हम लोग कह सकते हैं कि जब हम सब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे तो फ्रांस का जो सम्राट लुई 14 था उसी का प्रधानमंत्री कोलबर्ट था और कोलबर्ट ने, ठीक है, कोलबर्ट ने जो है इस कह सकते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी भारत के साथ व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो फ्रांस का सम्राट लुई 14 जो ये कहा करता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, तो वो अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन के लिए जो है जाना जाता था और उसी ने पेरिस के पास, पेरिस के निकट जो है एक वर्साय नामक स्थान में एक शानदार महल का निर्माण कराया था और ये वर्साय का महल है और इस महल के अंदर की जो है अगर आप देखिए तस्वीर जो है, इस अंदर की तस्वीर देखकर आप ये समझ सकते हैं कि वर्साय का ये महल जो है वो कितना कह सकते हैं कि मनमोहक था, कितना आकर्षक था, इसकी बनावट, इसका जो आर्किटेक्चर, इसका जो आर्किटेक्ट किया गया था ये वास्तव में बहुत ही जो है वो क्या है कि महत्वपूर्ण था। तो ये वर्साय के महल में ही जो है आप समझ जाइए कि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 ईस्वी को एक संधि की गई थी और वो संधि पेरिस शांति सम्मेलन का हिस्सा था। ठीक है, इसे पेरिस शांति वार्ता का हिस्सा कहकर पुकारा गया। पेरिस शांति वार्ता में कुल मिलाकर जो है 5 संधियां हुई थी, उसमें से एक संधि सेव्र की संधि है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तुर्की के साथ किया गया था। इसी तरह से एक वर्साय की संधि थी और ये वर्साय की संधि जर्मनी के साथ की गई और कहा जाता है कि पेरिस शांति वार्ता में या शांति सम्मेलन में बहुत सारी संधियां की गई, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चर्चित जो है वर्साय की संधि रही और यह कहा जाता है कि वर्साय की संधि के ही जो है गर्भ में एक प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण किया गया था। तो वर्साय की संधि ये हमारा अगला टॉपिक होगा, लेकिन पहले मैं पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में बात करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये सारा बैकग्राउंड आप अच्छी तरह से समझ गए ना। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब हम लोग बात करते हैं और धीरे धीरे जो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर आप देखिए, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है। अगर हम पेरिस शांति सम्मेलन से पूछे गए जो सवाल है उन सवालों को अगर बेहतर तरीके से समझ ले तो हमें एक प्रकार से क्या होता है कि एक तरह से गाइडेंस मिल जाता है कि हमें इस टॉपिक को किस दिशा में, है ना, और किस डायरेक्शन में लेकर इसे पढ़ना है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन 1919-20 ईस्वी में की गई संधियां, ठीक है, पेरिस सम्मेलन 1919-20 में की गई संधियां अस्थिर समझौतों से जो आदर्शवाद से अधिक भौतिकवाद को प्रदर्शित करते थे भरी हुई थी। विशदीकरण कीजिए। जब हम विशदीकरण की बात करते हैं ना, विशदीकरण का मतलब होता है, ठीक है, विशदीकरण का मतलब होता है एल्यूसिडेट। ठीक है ना, इसके लिए देखिए यहां पे लिखा है एल्यूसिडेट। ठीक है, यानी कि इसका विस्तार से जो है इसका जिक्र करें, इसका विश्लेषण करें। तो पेरिस शांति सम्मेलन ये आदर्शवाद से अधिक भौतिकवाद को प्रदर्शित करते थे। यहां पे आदर्शवाद की बात करें तो यहां पर विल्सन का, ठीक है, इसमें विल्सन का 14 पॉइंट्स आएगा। ठीक है, ये वुडरो विल्सन जो है ये 14 पॉइंट्स के
आदर्श पर जो है समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में, जब हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में या फिर इटली के बारे में, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये भौतिकवाद की भावनाओं से प्रेरित था। उन्हें वुडरो विल्सन के आदर्शवादी जो 14 पॉइंट्स थे, उस 14 पॉइंट्स को ये सब नापसंद करते थे और अंत में वास्तव में भौतिकवाद की ही जीत होती है, आदर्शवाद एक प्रकार से यहां पर हार जाता है। ठीक है, दूसरा जो है सवाल है कि पेरिस शांति सम्मेलन में न केवल सैद्धांतिक मतभेद थे अपितु व्यक्तित्व का संघर्ष भी था। व्यक्तित्व का संघर्ष कहने का मतलब यह हो गया कि जो बिग फोर है ना, उस बिग फोर के बारे में ये अभी मैं बताऊंगा कि बिग फोर है क्या। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो बिग फोर क्या है, उस बिग फोर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो बिग फोर जो है ना, वो जस्ट लाइक व्यक्तित्व का संघर्ष। ठीक है, व्यक्तित्व का संघर्ष जो है, बिग फोर का जो संघर्ष है, उनकी जो सोच में जो परिवर्तन या कह सकते हैं कि विरोधाभास है, पैराडॉक्सिस है, उसका भी संघर्ष था, ये बतलाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका यूरोपियन नक्शा। एक बार फिर से देखिए, ये तुर्की हो गया और यहां पर अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी का क्षेत्र हो गया। इसके बाद आप देखिएगा ये बोस्निया हर्जेगोविना, यही है सर्बिया का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रिया, और ये है आपका जर्मनी का क्षेत्र। जबकि एक तरफ जो है ये फ्रांस हो गया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया। ठीक है, फ्रांस यूनाइटेड किंगडम है, और इधर आप देखिएगा रसा हो जाएगा और बाद में इसमें इटली भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा, और इधर की बात करें तो ये 1 है, 2 है, इसके बाद जो है फिर क्या हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी हो गया, और इसके बाद तुर्की जो है वो शामिल होगा। ठीक है, बुल्गारिया शामिल होगा। ये सब के सब जो है तो 2 खेमे में बटा हुआ राष्ट्र दिखेगा। जस्ट लाइक आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि एक तरफ यहां पे इटली दिख रहा है, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी है, तीसरा इधर जर्मनी हो गया, ऑटोमन इंपायर हो गया, और इधर हो गया बुल्गारिया। ठीक है, ये सब जो है वो क्या है कि अगर हम देखें तो इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ठीक है, इधर ऑटोमन इंपायर, बुल्गारिया, इधर रसा है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, और इसके बाद सर्बिया है। इसमें सबसे जो नाटकीय जो बात रहती है वो बात रहती है इटली की। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इटली जो है ना, ये आप समझ जाइए कि ये बाद में अपना पाला बदलकर फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि हमने आपको यह बताया था कि जब हम ट्रिपल अलायंस की बात करते हैं तो उस ट्रिपल अलायंस, और दूसरा था गुड, जो है हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, अभी इसके लास्ट क्लास में। ठीक है, और उसमें हमने इस बात की जानकारी दी थी कि एक ट्रिपल एंटेते था और दूसरा था ट्रिपल अलायंस, और ट्रिपल अलायंस में ये तीनों राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। जब हम ट्रिपल एंटेते की बात करते हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस और रसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये इटली जो पहले इस खेमे में रहता है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1915 ईस्वी में अपना पाला इटली से बदलकर, इधर से बदलकर वो किधर आ जाता है, ट्रिपल एंटेते में आ जाता है। ये जो ग्रुप कहलाता था ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको ट्रिपल अलायंस कहा जाता था, ट्रिपल अलायंस। ठीक है, यही बाद में केंद्रीय धुरी बन जाएगा, केंद्रीय धुरी। ठीक है, और ये हो जाएगा ट्रिपल एंटेते, ट्रिपल एंटेते, यही हो जाएगा मित्र राष्ट्र। ये मित्र राष्ट्र बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये इधर है और ये सर्बिया इधर शामिल हो जाएगा। ठीक है, और बाद में इटली भी शामिल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस। ठीक है, इसके बाद एक और राष्ट्र जो है वो क्या है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस है, इटली है, और जो है एक रूस है, ब्रिटेन हो गया ना। ब्रिटेन का देखिए, ब्रिटेन का लॉर्ड जॉर्ज हो जाएगा। इसके बाद फ्रांस का क्लीमेंशु हो जाएगा। हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है, तो अमेरिका देखिए अभी इसमें नहीं है यहां पर। ठीक है, अमेरिका वास्तव में बाद में शामिल होता है, और बाद में वो शामिल, यानी कि शुरू में अगर आप देखिए तो अमेरिका एक तटस्थ देश के रूप में शामिल था। यानी कि जो वुडरो विल्सन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो बहुत समय तक अपने को इस युद्ध से जो है वो क्या है कि बचाए रखा। देखिए ये बिग फोर है,
ठीक है, ये मैंने खुद से क्रिएट किया, आप देखिएगा। तो ये देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन है, फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमांशु हो गया, इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। ठीक है, और ये उसी समय की तस्वीर है। ये बिग फोर जो है, बिग फोर एक्चुअली होता क्या था कि शुरू में देखिएगा कि इटली जो है वो क्या करता है कि वो एक तरह से पहले यही माना जा रहा था कि वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के पक्ष में है, उस गुट में वो शामिल है। ठीक है, लेकिन 1915 ईस्वी में होता क्या है कि इटली के रहस्य पर जो है जो पर्दा पड़ा हुआ था वो उठा और अपनी श्रृंगाल नीति का पालन करते हुए, श्रृंगाल नीति का मतलब है कि जो अपना सियार वगैरह सब क्या होता है, अपना पाला तुरंत बदल लेता है, तो वो अपना पाला बदल कर जो है वो किस में शामिल हो जाता है, मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाता है। क्यों शामिल हो जाता है ये समझना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप ये समझ जाओगे ना तो आपको पेरिस शांति सम्मेलन में जो व्यक्तित्व का जो दिखा था कि विरोधाभास है ना, जो क्वेश्चन में आया था कि व्यक्तित्व का विरोधाभास था, तो वो विरोधाभास क्या है ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। तो हुआ क्या था कि एक तरफ जो है जर्मनी, दूसरी तरफ क्या था, एक तरफ जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, तीसरा जो है तुर्की हो गया, ठीक है, और चौथा हो जाता है बुल्गारिया। ठीक है, इधर से क्या होता है कि इटली जर्मनी की तरह जो है, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ रहता है। पहले ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी पहले एक साम्राज्य, एक देश के रूप में होता है, और ये भी जो है काला सागर से लाभ कमाना चाहता था। ठीक है ना, इसके बारे में हमने विस्तार से, जब ईस्टर्न प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया था तो वहां पर हमने विस्तार से समझाने की कोशिश की थी कि पूर्वी समस्या तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर होने के पश्चात उसके पूर्वी रोमन साम्राज्य या पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में स्थापित जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य को कह सकते हैं कि भरने की एक संघर्ष था कि कौन उस पर कब्जा करेगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा। इसलिए एक संघर्ष का जन्म होता है, उसी को ईस्टर्न प्रॉब्लम कहकर पुकारा जाता है। और उस ईस्टर्न प्रॉब्लम में क्या होता है कि वहां पर सब कोई, रूस भी चाहता है कि उस जगह पर अपना प्रभाव स्थापित हो, ऑस्ट्रिया हंगरी खुद चाहता है कि उस जगह पर प्रभाव स्थापित हो, जर्मनी चाहता है, ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस वो भी चाहता है, तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का अपना क्षेत्र रहता है तो वो उसको बचाने के चक्कर में रहता है। ठीक है, तो ये सब जो समस्याएं थी, ये सारी समस्याओं ने जन्म दिया था एक ऐसी परिस्थिति का जिसकी चरम परिणति बाद में जाके प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुआ। ठीक है, अब यहां पर ये समझते हैं कि उसमें क्या होता है कि इटली जो है पहले एक तरह से कह सकते हैं कि वो जिस खेमे में था लास्ट में बदलकर दूसरे खेमे में शामिल क्यों हो जाता है। इसका रीजन ये रहता है कि वास्तव में क्या होता है कि ये जो त्रिगुट था, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो त्रिगुट था, ये त्रिगुट जो है ना, वो इसमें से जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने बाद में क्या था कि एक आक्रामक तेवर अपना लेता है, जबकि ये जो अलायंस था ना, ये अलायंस एक प्रकार से रक्षात्मक संधि के तौर पे था। यहां पर कोई आक्रामकता का प्रदर्शन करने के लिए यह संधि नहीं की गई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक प्रकार से तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर होने से वो उस एरिया पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। तो गुप्त संधि जो हुई थी, ठीक है, उसमें इटली भी इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन इन दोनों राष्ट्रों ने क्या किया कि इटली को विश्वास में लिए बगैर वो क्या करता है कि इस एरिया में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए आक्रामक कदम उठा लेता है। ठीक है, तब तक क्या होता है कि जब इटली देखा कि ये सब हमें जो है उपेक्षित कर रहा है, ठीक है, उपेक्षा कर रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि इटली फिर इस खेमे से बातचीत करने लगता है और बातचीत करता है। और 1915 में इधर जो है ऑस्ट्रिया में जो है क्या करता है कि ये ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण करता है और क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। और ऑस्ट्रिया जो है वो क्या है कि एक प्रकार से इतना आक्रामक कदम इसलिए उठाता है क्योंकि जर्मनी इसके पीछे है। जिस तरह से सर्बिया आक्रामक कदम इसलिए उठाता है क्योंकि सर्बिया के पीछे कौन था, रूस था। ऑस्ट्रिया हंगरी इतना आक्रामक कदम इसलिए उठाता है क्योंकि जर्मनी इसके साथ होता है। तो ये जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया हंगरी और इधर रसा प्लस सर्बिया के विरुद्ध जो है एक प्रकार से, मतलब इन दोनों के बीच में एक प्रकार से शुरुआती दौर में इस संघर्ष की शुरुआत हुई और बाद में जाकर विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों मामला था। इटली इसमें टोटली जो है वो क्या है कि एक प्रकार से उपेक्षित महसूस कर रहा था। तो इसने क्या किया, इसने इधर से जो है अपना
रिश्ता स्थापित करने की कोशिश की और ब्रिटेन और फ्रांस से एक संपर्क स्थापित करता है। और 1915 ईस्वी में ध्यान रखना है कि 1915 ईस्वी में एक संधि करता है जिसको लंदन की संधि कहा जाता है। ठीक है, इसे लंदन की संधि कहकर पुकारा जाता है। ये सब एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो फिर सवाल चाहे जिस तरह से पूछा जाए, ये लंदन की संधि होता है। ठीक है, और लंदन की संधि के अंतर्गत ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जो है उसको ये एश्योर करता है कि अगर हम इस युद्ध में जीत जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तुर्की ओटोमन साम्राज्य का जो विशेषकर जो इटली का इंटरेस्ट था ना, वो एड्रियाटिक सागर जो है उस एड्रियाटिक सागर के आसपास के इलाके में था। और वो जो है कह सकते हैं कि वो एड्रियाटिक सागर एक प्रकार से इटली को बाल्कन जो प्रायद्वीप का देश है उस देश से एक प्रकार से जोड़ता था। और वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसको फ्यूम बंदरगाह कहा जाता है। तो इन सब ने उनको उसे आश्वासन दिया कि आपको जो है अगर आप साथ देते हैं, हम सब मिलकर संघर्ष करते हैं और इस युद्ध में अगर हम विजयी हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, आपको एड्रियाटिक सागर के प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो बंदरगाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तुर्की ओटोमन साम्राज्य का कुछ हिस्सा जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये सारी बातें हो गई। ये एक प्रकार से गुप्त संधि थी, इसी को लंदन की संधि कहा गया। और इस संधि के बाद क्या होता है कि इटली जो है इस खेमे में शामिल हो जाता है और फिर वो क्या करता है कि जो है वो फिर युद्ध करता है, पूरा तन मन धन सब कुछ लगा देता है, पूरा एकदम अपना जो है सारे संसाधन वगैरह सब उसमें पूरी तरह से झोंक देता है। और झोंक देने के बाद फिर क्या होता है कि फिर जाकर एक प्रकार से जब ये युद्ध एक मतलब, और शुरू में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें कहीं पर भी यूएसए नहीं है। यूएसए क्यों शामिल हुआ, तो ब्रिटेन का जो है एक कह सकते हैं कि जर्मनी का एक जहाज था, यू बोट पनडुब्बी था, उसने लिसुथानिया नामक एक ब्रिटिश जहाज को उसने क्या क्या डुबो दिया। तो उसमें करीब करीब जो है लगभग 1000 से ऊपर लोग जो है उसमें मारे जाते हैं। उसमें लगभग 125 के आसपास अमेरिका के लोग होते हैं। और इसी वजह से अंततः जो है अमेरिका को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। और अमेरिका जब इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, जब तक अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ तब तक आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि दोनों पक्ष जो है लगभग बराबरी पर जो है वो चल रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका उसमें शामिल हुआ, ठीक है, शामिल हुआ इस खेमे में, वैसे ही जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ठीक है, बुल्गारिया, ये सब जो है वो क्या है कि पराजय के कगार पर पहुंच गया। ठीक है, और उसके बाद अंततः क्या होता है कि युद्ध जो है वो जीत जाता है। ठीक है, युद्ध ये लोग जीत जाते हैं। और युद्ध जीतते वक्त जो है, यानी कि जब युद्ध अपने समापन की ओर अग्रसर था तो जर्मनी ने सरेंडर जो है जब बोला तो अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट्स उसके सम्मुख रखे। और वो 14 पॉइंट्स जो है वो बहुत ही आइडियलिस्टिक था। और एक प्रकार से समझ जाइए कि अगर उसका सच्चे अर्थ में अनुपालन किया जाता तो शायद ही जो है फिर कोई दूसरा विश्व युद्ध हो सकता था। लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ठीक है, वो एकदम भौतिकवाद से जो है उसके लिए आदर्श बहुत मायने नहीं रखता था। वो एकदम जर्मनी से मतलब एक तरह से प्रतिशोध वो करना चाहता, प्रतिशोध लेना चाहता, बदला लेना चाहता था। ठीक है, जस्ट लाइक उसको एक रिट्रीब्यूटिव बना दिया था। और वो आदर्श की बात जो में करने वाले वुडरो विल्सन की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। और उसने क्या किया कि इस तरह से व्यवहार किया जर्मनी के ऊपर जो है एक प्रकार से संधि, एक जो वर्साई की संधि है वो एक तरह से इम्पोज्ड ट्रीटी हो जाता है। ठीक है, एक तरह से वो आरोपित संधि जो है वो क्या है कि बन जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस बात को समझ गए ना कि इटली की जो है वो क्या होता है। अब देखिए, जब जीत जाता है ना, जब जीत गए तो भाई इटली से आपने कुछ वायदा किया था ना, लंदन की जो गुप्त संधि आपने किया था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो क्या करता है कि इटली के जो दावे थे और जो लंदन की संधि के अंतर्गत जो वायदे किए गए थे उस वायदे के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। तो पेरिस शांति सम्मेलन में यही जो विजेता राष्ट्र थे ना, रूस तो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। और रशियन जब रिवॉल्यूशन हो जाता है तो वो क्या करता है कि एक प्रकार से रूस का जार निकोलस जो है वो खुद ही पराजित हो जाता है। तो उसकी स्थिति वहां पर दयनीय हो जाती है। तो रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अपने को अलग कर लेता है। ठीक है, तो बच जाते 3 शक्तिशाली राष्ट्र बच गया, इटली, फ्रांस हो गया, ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन हो गया, इसके बाद इटली, फ्रांस, ब्रिटेन हो जाता है। ठीक है, ये जो है 3 मुख्य प्रांत बच जाते हैं, और सॉरी अमेरिका 4 प्रांत बच जाते हैं। लेकिन इटली जो है इसी को बिग 4 कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन रसा हट गया, बच गया कौन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस
और अमेरिका, 4 राष्ट्र बच गए। चारों राष्ट्र के जो प्रतिनिधि हैं वो पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित होंगे। और क्यों उपस्थित होंगे, रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये लोग चाहते थे, विशेषकर वुडरो विल्सन चाहता था कि जो है इस तरह से फिर से कोई भविष्य में दुनिया को इस तरह का युद्ध जो है वो झेलना ना पड़े, देखना ना पड़े। इसलिए जो है वो क्या है कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन करना चाहते थे और वही जो है आयोजित होने वाले सम्मेलन को पेरिस शांति सम्मेलन कहा गया। लेकिन क्या होता है कि इटली जो है वो वहां पर मतलब जो है बाद में अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि इटली के साथ जो वायदा किया गया, इन राष्ट्रों ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके साथ उस तरह का आचरण नहीं किया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो वुडरो विल्सन है, ठीक है, वो वुडरो विल्सन, जस्ट लाइक आप इधर देखिए, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। ये अमेरिका का राष्ट्रपति है वुडरो विल्सन, ये है फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंशु, इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज है। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबके व्यक्तित्व को समझना है। व्यक्तित्व को समझेंगे तभी आप उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे कि व्यक्तित्व का इसमें क्या था, संघर्ष था। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात जो है वुडरो विल्सन की हम लोग लेते हैं। ठीक है, वुडरो विल्सन की अगर हम बात करें तो ये वास्तव में अमेरिका का कह सकते हैं कि एक ऐसा राष्ट्रपति था जो सचमुच में, आप इतना समझ जाइए कि वो नेक दिल इंसान जिसको कहते हैं, और सचमुच में ये चाहता था कि दुनिया में शांति की स्थापना करें। जैसे कहते हैं ना, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। वास्तव में वुडरो विल्सन की यही ख्वाब था, उसका यही जो है सपना था कि पूरी दुनिया में फिर से जो है शांति स्थापित हो। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या उसके पहले जिस तरह से कोहराम पूरी दुनिया में मचा, जिस तरह से करोड़ों लोग जो है इसमें क्या है कि हताहत हुए, मतलब लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का जो है नुकसान हुआ। ठीक है, कितने जान माल का नुकसान हुआ, कितनी हानि, इतनी जो हानि हुई, जो एक महायुद्ध की रूप जो है वो धारण किया। वो मतलब वुडरो विल्सन एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे जो दिल से ये चाहते थे कि यहाँ पर कि फिर से किसी इस तरह का युद्ध ना हो। इसीलिए क्या करते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जब एक तरह से जर्मनी वगैरह की स्थिति बहुत खराब होने लगती है, तो जर्मनी के सम्मुख है यही वुडरो विल्सन क्या करते हैं कि 1918 ईस्वी में उनके जर्मनी के सम्मुख जो है 14 पॉइंट्स रखते हैं। और वो 14 पॉइंट्स जो है वो क्या है कि जर्मनी पढ़ता है, उसको लगता है कि चलो ठीक है, मतलब स्थिति तो खराब तो उसकी हो ही रही थी, वो तो चाहे वो माना जाता या नहीं माना जाता, उसकी तो हार तो निश्चित थी। लेकिन फिर भी जर्मनी के सम्मुख जो है वुडरो विल्सन क्या करते हैं, 14 पॉइंट्स रखते हैं। जर्मनी उससे पढ़ता है और पढ़ने के बाद फिर वो क्या करता है, अपनी समर्पण करने की हामी भर देता है और फिर वो समर्पण करता है। और समर्पण के बाद प्रथम विश्व युद्ध जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जब वुडरो विल्सन की बात आती है तो वुडरो विल्सन का जो 14 पॉइंट्स है वो 14 पॉइंट्स क्या है। ठीक है, 14 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और लेकिन पहले जो है थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर दूं, बता दूं कि ये जो वुडरो विल्सन था ना, बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि वो 14 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं थोड़ा सा व्यक्तित्व के बारे में और बता दूं कि वुडरो विल्सन आदर्शवादी है, नेक दिल इंसान है। ठीक है, वो विश्व में शांति की स्थापना करना चाहता है और वो एकमात्र ऐसा पेरिस शांति सम्मेलन का प्रतिनिधि था जो सच्चे दिल से या सच्ची भावनाओं के साथ विश्व में शांति की स्थापना का प्रयास कर रहा था। वही जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा नेता था मित्र राष्ट्र की तरफ से जिसके द्वारा रखे गए समाधान या कह सकते हैं कि पॉइंट्स या सूत्र से जो है जर्मनी प्रभावित हुआ और फिर वो क्या करता है, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जर्मनी को आत्मसमर्पण कराने में वुडरो विल्सन की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वुडरो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स में वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो गुप्त संधियां हैं, अब आगे आने वाले समय में ऐसी कोई भी गुप्त संधि नहीं होनी चाहिए, जो भी संधि हो वो खुले तौर पे हो। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट्स का जो मतलब है, इस मतलब को अगर समझा जाए तो इससे इटली को नुकसान होने वाला था। क्यों? क्योंकि इटली ने लंदन की एक गुप्त संधि की थी कि ये अगर आप तुम साथ दोगे तो हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, है ना। तो वुडरो विल्सन वो कहते हैं कि अब कोई गुप्त संधि नहीं होगी, गुप्त संधि जैसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। गुप्त संधि होती है इसीलिए भ्रम उत्पन्न होता है और उसके बाद जो है देशों में आपस में तनातनी प्रारंभ हो जाता है।
ये सारी बातें जो है वुडरो विल्सन करते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं कि रूस में जो सेना प्रवेश कर गई है उसको हटाया जाए। ठीक है, तुर्की का जो नियंत्रण है केवल अपने ही देश तक सीमित होगा। काला सागर को जो है वो न्यूट्रल घोषित किया गया। डार्डेनल्स और बोस्फोरस का जो जल संधि था उसको जो है उसका अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये कहा गया कि प्रत्येक देश का जिसका अपना एक समुद्री इलाका है, अगर समुद्र तटीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए उस देश का, इसके अतिरिक्त पूरा समुद्र में कोई भी जो है देश व्यापार के लिए अपनी जहाज को ले जा सकता है, ला सकता है। ठीक है, इसी तरह से जर्मनी के पास फ्रांस का जो एल्सस लॉरेन का जो प्रांत था वो प्रांत फ्रांस को लौटा दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो क्या कि होता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि जर्मनी जो है जो ब्रिटेन और फ्रांस है, वो ब्रिटेन और फ्रांस कह सकते हैं कि अपना हित, अपने लाभ की बात जो है वो कहीं ज्यादा सोच रहा था। और आप समझ जाइए कि वुडरो विल्सन के जो उसके आदर्शवाद था, उस आदर्शवाद से वो इत्तेफाक नहीं रखता था। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए वुडरो विल्सन की बात करें तो वुडरो विल्सन को यूरोप का जो है ना, यूरोप के बारे में जानकारी उनकी कमी क्या थी? कमी ये थी कि वो अतिशय आदर्शवादी थे। उनको यूरोप के संबंध में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी कम होने के बावजूद भी वो किसी तरह का यूरोपीय मामले में किसी तरह का सजेशन वो सुनना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो आदर्शवादी थे और यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि वुडरो विल्सन का अमेरिका में ही उनका जो है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है उनको वहां के लोगों का या वहां के पॉलिटिशियंस का नहीं मिलता था। ठीक है, वुडरो विल्सन को यह ध्यान रखिएगा कि वो चूंकि वो दिल से चाहते थे कि शांति की स्थापना हो, इसलिए 1919 का जो कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ, जो लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना हुई, उसकी स्थापना के पहले शांति का नोबेल पुरस्कार 1919 का वुडरो विल्सन को दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो मैंने कई बार जो है वुडरो विल्सन के बारे में कई मतलब जो है हमने उनके ऊपर लिखे बहुत सारे हम लोगों ने उसका टॉपिक को देखा, हमने आर्टिकल्स को पढ़ा और उसके बाद ये सारी चीजें पता चला कि 1919 का उनको पीस का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि वो सच्चे दिल से ये चाहते थे कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो सके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो लेकिन वुडरो विल्सन जो है वो क्या है, बहुत आदर्शवादी हैं, उनकी बात को मानता नहीं था और फ्रांस और ब्रिटेन जो है उसके आदर्शवाद की आलोचना करता था, व्यंग करता था। वो उसको तो केवल अपने लाभ दिखता था, लेकिन ये अपने लाभ की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए डेविड लॉयड जो है अगर देखा जाए तो ये क्या है ना कि ये मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वुडरो विल्सन की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखते थे। ठीक है, ब्रिटेन जो था वो भी जर्मनी से चिढ़ा हुआ था और फ्रांस का क्लीमांशु जो है, ठीक है, फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमांशु, आप सोचिए 80 साल का बूढ़ा था, इसे फ्रांस का शेर कहा गया। ठीक है, ये जो है एक प्रकार से क्या है कि ये फ्रांस जो है जर्मनी से कहीं ज्यादा चिढ़ा हुआ था। और चिढ़ने का रीजन क्या था? चिढ़ने का रीजन ये था कि 1870 ईस्वी में हमने आपको ये बताया था कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रशा मतलब जर्मनी जो है, प्रशा ये ध्यान रखिएगा, प्रशा मतलब जर्मनी, क्योंकि प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जिस तरह से सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में इटली का यूनिफिकेशन हुआ। तो ये जब दो युद्ध हुआ था ना, तो फ्रांस का अल्सास लोरेन का प्रांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्सास लोरेन का जो प्रांत होता है, जो फ्रांस का है, वो किसके जिम्मे चला जाता है, किसके पास चला जाता है? प्रशा के पास चला जाता है। और उस युद्ध में विजयी होने के बाद क्या होता है कि जो क्या है, गैरीबाल्डी है ना, गैरीबाल्डी, काबूर है ना, काबूर, ये सब जो है एक प्रकार से नहीं, बिस्मार्क है ना, जर्मनी की बात हो रही है ना, बिस्मार्क क्या करता है कि वो फ्रांस में यहीं पे जो है वर्साय के महल में वो क्या करता है, ठीक है, वर्साय के महल में वो अपना एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे जर्मनी का साम्राज्य होने का जो है वो दावा करता है। ठीक है ना, तो फिलहाल यहां पर समझिए कि क्लीमांशु जो है वो चूंकि अल्सास लोरेन का प्रांत प्रशा उससे छीन लेता, किससे? फ्रांस से छीन लेता। इसलिए क्लीमांशु जब मतलब एक तरह से समझ जाइए 1870-71 से ही जो है फ्रांस हमेशा इस बात के फिराक में रहता था कि कब उसे अवसर मिले
कि जर्मनी से अपने खोए हुए राज्य अल्सास और लॉरेन को वापस जो है वो क्या कि उसको मिल जाए। दूसरी बात कि वो जर्मनी को इस तरह से नेस्त नाबूद करना चाहता था, इस तरह से उसे जड़ से मिटा देना चाहता था, उसकी सेना, उसकी सैन्य व्यवस्था को इस तरह से जड़ से मिटा देना चाहता था कि भविष्य में वो फिर से फ्रांस को जो है किसी तरह की चुनौती ना दे सके। और इसी वजह से क्या होता है कि क्लीमेंचो जो है सबसे ज्यादा जिसे बदले लेने की सबसे मतलब कह सकते हैं कि कठोर भावना से ग्रसित जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या था? क्लीमेंचो था, फ्रांस का राष्ट्रपति था। और वो जर्मनी से मतलब हर किस मतलब जो है कह सकते हैं अपने खोए हुए राज्य को बदला लेने के साथ साथ उसकी सैन्य शक्ति को जड़ से खत्म कर देना चाहता था। ठीक है, क्लीमेंचो हो गया। लॉर्ड जॉर्ज के बारे में बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि ये भी जो है वो क्या है कि जर्मनी की बढ़ती ताकत से परेशान था। ठीक है, जर्मनी की बढ़ती ताकत से वह भी परेशान था, लेकिन वो जर्मनी से उतना ज्यादा चिढ़ा हुआ नहीं था। ठीक है, नाराजगी थी और जर्मनी की ताकत को वो बढ़ने भी देना नहीं चाहता था, लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं होने देना चाहता था कि फ्रांस की ताकत बढ़ जाए। यानी कि ये एक प्रकार से समझ जाइए कि जर्मनी से मतलब जस्ट लाइक उस तरह से था कि रूस जो है तुर्की को मिटा देना चाहता था। ठीक है, रूस जो है तुर्की को मिटा देना चाहता था ताकि ब्लैक सी में उसका प्रभाव स्थापित हो। फ्रांस और ब्रिटेन की अगर बात करें तो वो भी तुर्की के पतनोपरांत या पतन होती उसकी स्थिति से वो भी ब्लैक सी में लाभ उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो तुर्की को जड़ से खत्म नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं खत्म करना चाहता था? क्योंकि रूस अगर वो जड़ से खत्म कर देता तुर्की को तो रूस का दबदबा उस ब्लैक सी में स्थापित हो जाता। क्यों? क्योंकि तुर्की के पड़ोस में एक प्रकार से रूस का क्षेत्र था, इसलिए रूस ब्लैक सी के ज्यादा नजदीक था। फ्रांस और ब्रिटेन तो बहुत दूर था ना, तो अगर वो तुर्की की ताकत को बरकरार रखता है, फ्रांस और ब्रिटेन ऐसा सोचता था कि तुर्की के को जड़ से ना खत्म करें बल्कि उसको सैन्य ताकत वगैरह देके उसको मजबूत बनाए ताकि वो रूस से पंगा ले सके। ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो क्या करता है कि वहां पर तो जस्ट लाइक क्या है कि रूस जड़ से खत्म करना चाहता था तुर्की ओटोमन साम्राज्य को, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ऐसा नहीं चाहता था। यहां पर अगर देखें तो ब्रिटेन क्या है कि वो जर्मनी से चिढ़ा तो हुआ था, जर्मनी से नाराज तो था, जर्मनी की शक्ति का मान मर्दन भी करना चाहता था, लेकिन वो फ्रांस की तरह जर्मनी के प्रति उतने प्रतिशोधात्मक भाव से ग्रसित नहीं था जितना फ्रांस का शासक क्लीमेंचो जो है वो ग्रसित था। ब्रिटेन ये चाहता था कि नहीं, जर्मनी की ताकत कमजोर हो लेकिन फ्रांस की ताकत उसकी वजह से बढ़ ना जाए, इसलिए इतना ही कमजोर करना चाहता था कि फ्रांस की शक्ति को जो है उसको चेक एंड बैलेंस किया जा सके जर्मनी के माध्यम से। ये याद रखिएगा, व्यक्तित्व का जो विरोधाभास जो हमने आपको क्वेश्चन में दिखाया ना शुरू में, यही व्यक्तित्व का विरोधाभास है। और सोचिए, ये लोग पेरिस शांति सम्मेलन के मुख्य कर्ता धर्ता थे, मुख्य कर्ता धर्ता है, लेकिन आपस में ही देखिए वो कुछ और चाह रहा है, ये कुछ और चाह रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर ये जो है ठीक है, तो यहां पर डेविड लॉयड का तो व्यक्तित्व में जो विरोधाभास दिख रहा है वो विरोधाभास क्या है ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लीमेंचो के बारे में आप समझ गए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिए, ठीक है, इसके बाद ये कौन है? विक्टोरियो ऑरलैंडो। विक्टोरियो ऑरलैंडो ये इटली का प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति अमेरिका का होगा और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है वुडरो विल्सन। शेष जो 3 राष्ट्र है, चाहे वो इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, सबके प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, ब्रिटेन का फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंचो, इटली का प्रधानमंत्री कौन है? ऑरलैंडो। और ऑरलैंडो की अगर हम बात करें तो इटली जो है, हमने आपको बताया ना कि इटली जो है वो क्या है कि वो किस किस को चाहता है? इटली ये बिग 4 में शामिल था, बिग 4 में शामिल था प्रारंभ में, एट इनिशियल लेवल। ठीक है, इनिशियली वो बिग 4 में शामिल था, बाद में अलग हो जाता है, बाद में अलग हो जाता है। ठीक है,
और शुरू में ये जो इटली है, ये इटली किसका हिस्सा हुआ करता था? ट्रिपल अलायंस का, ट्रिपल अलायंस का हिस्सा हुआ करता था, हिस्सा इनिशियली। किंतु बाद में ये ट्रिपल एनतेते में शामिल हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, बाद में ये जो है वो क्या हो जाता है? ट्रिपल एनतेते में शामिल हो जाता है। क्यों शामिल हो जाता है? आप देखिए यहां पर शामिल होने का रीजन क्या बताया था? ये भौतिकवाद। आदर्शवाद इसके लिए मायने नहीं रखता था। आदर्शवाद केवल और केवल एक ही व्यक्ति के लिए मायने रख रहा था, और वो था वुडरो विल्सन। ठीक है, वो था कौन? वुडरो विल्सन। एकमात्र उसी को जो है कह सकते हैं कि आदर्शवादी आप कह सकते हो। तो इटली जो है 1915 में शामिल हुआ। कौन से सागर? तो एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर इसका जो मुख्य इंटरेस्ट था वो एड्रियाटिक सागर के बंदरगाह पर, और वो बंदरगाह जो था ना वो फ्यूम बंदरगाह था। ठीक है, इस पर जो है, और ब्रिटेन और फ्रांस ने, और इसने कौन सी संधि की थी? लंदन की संधि। लंदन की संधि, ये सब याद रखना है, ये सब फैक्ट्स है। और ये 1915 में हुआ। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हुआ था, और उसे कुछ प्रादेशिक लाभ, ठीक है, प्रादेशिक लाभ की जो है वो क्या है कि उसे मिलने का गारंटी दिया गया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसीलिए 1915 में ये शामिल हो जाता है। और शामिल इतना हो जाता है कि आप समझ जाइए कि युद्ध जब समाप्त हुआ तो इटली की माली हालात बहुत ही खराब थे। उसका जो सिक्का था, उसका जो क्वाइंस था, उसका रेट जो है, उसका जो मतलब कीमत है वो 70% तक जो है वो गिर चुका था। वहां पर खाद्यान्न की समस्या थी, महंगाई बहुत चरम शिखर पे पहुंच गया, एकदम स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन इस खराब होती स्थिति को कंपनसेट किया जा सकता था बशर्ते लंदन की संधि के अंतर्गत उससे जो वायदे किए गए थे, अगर उस वायदे के हिसाब से काम होता तो शायद जो है इस खराब होती स्थिति को जो, और इसी मतलब जो है उम्मीद से ही तो उसने सारी सब कुछ झोंक दिया था। और यहां तक कि मित्र राष्ट्र के विजयी होने में इटली की भी अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन ऐसा जो है मेरे को इससे जो है एक चीज का मतलब कह सकते हैं कि एक मैसेज हमें मिलता है कि जब आप किसी से आप धोखेबाजी करोगे ना, तो आपको जीवन में खुद को कभी ना कभी किसी और से आपको धोखा जरूर मिलेगा। इसने धोखेबाजी किसके साथ की थी? जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। ठीक है, जर्मनी से ऑस्ट्रिया से आप ट्रिपल अलायंस करते हो। ठीक है, उसके बाद पाला बदल कर श्रृंगाल नीति का पालन करते हुए आप मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाते हैं, ट्रिपल अलायंस में, ट्रिपल एंटेते में शामिल हो जाते हैं। तो आपने उधर से धोखेबाजी की। ठीक है, उधर का पाला छोड़कर जो है आप इधर चले जाते हो। जब इधर आते हैं तो फिर जो है आपके साथ कुछ वायदा किया जाता है, और युद्ध के समापन के बाद फिर इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इटली जो है वो छोड़ देता है, ये जो पेरिस शांति सम्मेलन को वो छोड़कर जो है चला जाता है। तो ये बिग 4 जो है ना, अब क्या हो जाएगा, ये बिग 3 में चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बिग 3, बिग 3। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां पर जो है इस तरह से जो है आपने देखा कि ऑरलैंडो, इसके बाद आपने क्लीमांशु को देखा, डेविड लॉयड जॉर्ज को देखा, वुडरो विल्सन को देखा। ये सब के सब जो है यही है, ये चारों पर्सनैलिटी, और सब का जो है ये बाद में छोड़ देता है साथ, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, इसमें एक राष्ट्र जापान भी शामिल था, लेकिन जापान को जो है ना यूरोप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका इंटरेस्ट केवल और केवल जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, जापान, इटली, ये सब किस में शामिल हो रहा है? मित्र राष्ट्र की तरफ से। लेकिन यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ध्यान रखिएगा कि अब ये जर्मनी, इटली, जापान, ये सब जो है उधर शामिल हो जाएगा, इसका साथ छोड़ देगा। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए मेरी बात समझिएगा, इटली के साथ जो है वो क्या होता है। देखिए महेंद्र, आपका एक जवाब, आपने एक सवाल मुझसे कभी किया था कि यहां पे देखिए इटली का प्रधानमंत्री या इटली जो है वो साथ छोड़कर चला जाता है। इसके साथ एक प्रकार से क्या हुआ, धोखेबाजी हुई। ठीक है ना, धोखेबाजी जब होती है, वहां पर क्या होता है कि माली हालत इटली की बहुत खराब हो चुकी होती है। तब 1921-22 ईस्वी में फिर कौन आता है? मुसोलिनी का उदय होता है।
और वो मुसोलिनी जो है वो क्या है, इटली का एक प्रकार से इटली का अपमान हुआ ना, इटली के अपमान का बदला लेने की भावनाओं से वो एकदम जो है तमतमाया रहता है। और साथ में क्या होता है कि 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उस रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि पूरे दुनिया में खासकर पूंजीवादी जो राष्ट्र थे, उस राष्ट्र में साम्यवाद के प्रसार का खतरा जो है वो उत्पन्न होने लगा था। तो इटली में जो मुसोलिनी है वो राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रेरित है, गुस्से से तमतमाया हुआ है। वो इस बात का भी जो है ध्यान रख रहा है कि इटली में रसा का जो साम्यवाद या विचारधारा है, वो उस विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो सके। तो वो एक तानाशाही रवैया अपनाना प्रारंभ कर देता है, और उसी तानाशाही रवैया को जो है फांसीवाद कहकर पुकारा जाता है। और उसके तहत जो है वो इतना ज्यादा ताबड़तोड़ कार्रवाई करता है कि वही परिस्थितियां बाद में जाकर 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं कि आज ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, ये चीज हमने अलग अलग फोटो जो है इकट्ठा करके हमने आपको बताया था। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, अब समझते हैं। अब देखिए पेरिस शांति सम्मेलन, ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन के कुछ पॉइंट्स है, क्या क्या हमें इसमें समझना है कि पेरिस शांति सम्मेलन का जो स्थल है वो स्थल पहले जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये होने वाला था, लेकिन इसका स्थान बाद में बदलकर क्या कर दिया गया, पेरिस कर दिया गया। तो पेरिस जो कर दिया गया, उसके पीछे पेरिस को क्यों चुना गया ये आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो सम्मेलन स्थल का चयन पेरिस के रूप में क्यों किया गया ये हमें समझना है। सम्मेलन के जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो वहां पे पहुंचे हुए थे, सम्मेलन के जो प्रतिनिधि थे वो प्रतिनिधि किस तरह के थे, ठीक है, वो जो है कैसे प्रतिनिधि थे। तो आप एक चीज यहां पे समझिएगा कि पहले तो ये समझिए कि पेरिस को क्यों जो है चुना गया। तो आपको पता है कि फ्रांस की भूमिका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है, उसकी भी भूमिका बहुत ही कह सकते हैं कि बढ़ चढ़कर रही थी मित्र राष्ट्र की तरफ से, और इसीलिए क्या है कि उसकी पूरी कोशिश थी कि पेरिस में ही जो है शांति सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया जाए। ठीक है, दूसरी बात कि पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन इसलिए इसलिए भी किया गया क्योंकि वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कि बहुत सारी जो कह सकते हैं निर्वासित जो सरकार थी, उस सरकार का एक प्रकार से वो केंद्र स्थल बन गया था। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वहां पर जो जर्मनी है, जर्मनी का एक प्रकार से उस पेरिस का एक प्रकार से समझ जाइए कि वहां पर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वो गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, और फ्रांस चूंकि जर्मनी से बदला लेना चाहता था, इसलिए जानबूझकर वो पेरिस अपने ही क्षेत्र में रखा था ताकि उसका पूरी तरह से अपमानित किया जा सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, और इसके बाद का हमारा टॉपिक अभी तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी इसके बाद वर्साई की संधि पढ़ेंगे, इसके बाद हम लीग ऑफ नेशंस पढ़ेंगे और जर्मनी का वीमर संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग फिर हिटलर का नाजीवाद और फिर फांसीवाद जो है वो मुसोलिनी का पढ़ेंगे। तो उसकी भी भूमिका में हमें ये बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? इटली को कैसे जो है झटका लगा ये आपको पता चल गया। जर्मनी को झटका कैसे लगेगा? वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी का जो है शासक ये कहेगा कि वुडरो विल्सन के जिस 14 पॉइंट्स को दिखाकर हमसे आत्मसमर्पण कराया गया, लेकिन वर्साई की संधि के अंतर्गत उस विल्सन के आदर्शवादी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं हुआ, और इतना उसको इंसल्ट किया गया था। उसके होटल जो जहां पे ठहराया गया था उसको ट्राइनन पैलेस कहा जाता है। उस ट्राइनन पैलेस में जो होटल था उसमें जहां ठहराया गया उसके चारों तरफ उसने कटीले तार से जो है फ्रांस की सरकार ने घिरवा दिया। और जब वहां पर क्या हो रहा कि जब वहां पे पहुंचा तो उससे ये नहीं कहा गया कि आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए या इस तरह की चीजें, उसे सीधे तौर पे कहा गया कि आप सिग्नेचर, मतलब देखने को कहा गया, उसने कहा कि देखना है देख लीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीधा सिग्नेचर करना है। तो उसने कहा कि नहीं ये तो गलत बात है। ठीक है, तो उसने कहा कि यहाँ पे सिग्नेचर करना है कर दीजिए, नहीं तो बर्लिन में जाके आप करोगे सिग्नेचर। ठीक है, यानी कि बर्लिन तक पहुंचने का जो उसको क्या किया कि यार खौफ दिखाया गया। ठीक है, तो वो क्या करता है कि मजबूरी में कर लेता है, और कर लेता है, लेकिन वो दिल से कहता है, वो मतलब कहता है कि ये जो मैं सिग्नेचर कर रहा हूं मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो दबाव बनाया गया है उस दबाव की वजह से क्या है कि मैं ये जो है सम्मेलन कर रहा हूं। ठीक है,
या ये इस संधि पर सिग्नेचर कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, संधि करके जब बाहर निकलता है, तो बाहर जब निकलता है तो वो क्या होता है कि वहां के लोगों के द्वारा, फ्रांस के लोगों के द्वारा उसके ऊपर पत्थर वगैरह फेंके जाते हैं, स्टोन पेल्टिंग की जाती है, और वो उसको इतना इंसल्ट किया गया, इतना इंसल्ट किया गया। याद रखिएगा, इसी इंसल्ट को, एक तो आरोपित संधि थी, दूसरी तरह से जो है, दूसरी बात कि उसको इतना इंसल्ट किया गया, यही जो है जाकर बाद में क्या होता है, हिटलर जैसे तानाशाह को जन्म देता है, और नाजीवाद का फिर वहां पे क्या होता है, जन्म होता है। समझ में बात आ रही है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली शांति समझौता किसी ऐसे कंट्री में होना चाहिए था जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए तो जेनेवा में होना था। थोपी गई शर्तें थी, शांति संधि थी, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया सम्मेलन स्थल का चयन। सम्मेलन का प्रतिनिधि समझ गए, प्रतिनिधि कौन है? 32 राष्ट्र इसमें शामिल किए गए थे, लेकिन इसमें पराजित राष्ट्र शामिल नहीं था, पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, रूस भी इसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि वो 1917 से ही अपने आप को अलग कर लिया था। और जो राष्ट्र, मित्र राष्ट्र की तरफ से जो राष्ट्र थे, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से बिग 4, शुरू में बिग 4, बाद में बिग 3। पहले तो ये समझ लीजिए, पहले बहुत सारे राष्ट्र शामिल हुए ना, तो कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था, तो पहले 10 देशों का एक परिषद बनाया गया। 10 देशों का परिषद में भी जो है डिसीजन लेना थोड़ा कठिन होने लगा, तो इसको जो है 4 देशों के परिषद में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको बिग 4 कहा गया। लेकिन इससे इटली अलग हो गया, इटली अलग हो गया तो बिग 3 का कॉन्सेप्ट आता है। ये चीज आपको नोट्स में मिलेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया, ठीक है। तीसरी बात कि पेरिस शांति सम्मेलन में व्यक्तित्व का संघर्ष, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सम्मेलन में व्यक्तित्व का संघर्ष क्या है, यह आपको समझ में आ गया। सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य अगर पूछा जाएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, ठीक है, जर्मनी सरेंडर कर चुका है, ऑस्ट्रिया हंगरी सरेंडर कर चुका है, बुल्गारिया सरेंडर कर चुका है, ठीक है, तो फिर क्या जरूरी था, ठीक है, क्या जो है, तो इसका जरूरत इस बात का था कि इतना खौफनाक मंजर था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कि पूरी दुनिया के जो है, कह सकते हैं कि अगर इंसानियत की बात करने वालों का दिल, जो उसका जो रूह है, वो रूह कांप उठा था। इसी वजह से क्या है कि भविष्य में फिर से इस तरह की कोई परिस्थिति ना हो, इसलिए क्या है कि एक शांति वार्ता होना बहुत ही जरूरी था, और इसलिए यह पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया। साथ में जब हमने आपको यह बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो उस कारण में एक कारण हमने बताया था कि इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जो क्या करता, जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच होने वाले किसी भी तनावपूर्ण जो संबंध है, उस संबंध का समाधान जो है वो ढूंढ सके। इस तरह का कोई भी जो है, कह सकते हैं कि कोई भी संगठन नहीं था। इसीलिए इस पेरिस शांति सम्मेलन का एक मुद्दा यह भी था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो दुनिया में विभिन्न देशों के बीच के जो आपसी संबंध है, उन संबंधों का जो है वो क्या कि अगर तनावपूर्ण होता है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जा सके। इसलिए पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो आयोजन किस उद्देश्य से, ये सब वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स, ये 14 पॉइंट्स क्या है ये हमने आपको मोटे तौर पे ऐसे बता दिया, लेकिन 14 पॉइंट्स को देखेंगे। और पेरिस शांति सम्मेलन की समस्याएं क्या थी, तो समस्याएं जब पूछा जाएगा ना कि पेरिस शांति सम्मेलन की समस्याएं क्या थी, तो समस्याएं में ये चीज कहेंगे, सम्मेलन में व्यक्तित्व का संघर्ष होगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें जो है, जो कह सकते हैं व्यक्तित्व का संघर्ष तो है, लेकिन विभिन्न देशों के बीच जैसे समस्याएं क्या थी, समस्या ये थी कि इसमें केवल और केवल विजेता राष्ट्र को बुलाया गया। पराजित, जब आप बातचीत कर रहे हो तो भाई बातचीत करेंगे तो जो हारा है और जो जीता है, बातचीत तो उसी के बीच होगी ना। लेकिन इसमें क्या है, विजेता राष्ट्रों ने पहले से सब कुछ जो है, सारी की रूपरेखा पहले से तैयार कर ली, सारी जो बातें कर ली, और पराजित राष्ट्रों को लास्ट में बुलाकर उसको थोप दिया गया, कहा गया कि बस इसमें सिग्नेचर करो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये सारी समस्याएं क्या है ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आयोजन का उद्देश्य, एक बार फिर से मैं देख ले रहा हूं, बता दे रहा हूं, आत्मनिर्णय के सिद्धांत को कार्यरूप प्रदान करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आत्मनिर्णय के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करना। यही जो है जर्मनी के साथ वायदा किया गया था कि नहीं, आपकी भी जो है, और आप क्या कर रहे हो कि इस सिद्धांत का सीधे तौर पे अवहेलना हुआ,
और अवहेलना हुआ, और कह सकते हैं कि ब्रिटेन, इसके बाद फ्रांस और फ्रांस हो गया, इसके बाद यूएसए, ठीक है, यूएसए नहीं बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस की बात करें तो इसने जो है आपस में ही सलाह मशविरा करके इसने आत्मनिर्णय के सिद्धांत के विपरीत अपने निर्णय इसके ऊपर थोप दिया। इसलिए दूसरा, एक न्याय संगत व चिरस्थायी शांति संधि का मसौदा तैयार करना व उस पर हस्ताक्षर कराना। लेकिन आपको पता है कि जो शांति संधि का मसौदा तैयार किया गया वो चूंकि थोपा गया था, चूंकि वो एक तरफा था, वन साइडेड था, इसलिए क्या होता है कि इस चीज का, इसलिए जो चिरस्थायी शांति स्थापित करने का इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। प्रजातंत्र की सुरक्षा को कायम रखना, प्रजातंत्र की सुरक्षा को कायम रखना, ये भी जो है वास्तव में देखा है। राष्ट्र संघ के संविधान का निर्माण करना, विश्व युद्ध की महाविभीषिका से आहत भूखी जनता को अनाज मुहैया कराना, पराजित राष्ट्रों की सेनाओं पर नियंत्रण कायम करना। अब आप सोचो कि पराजित राष्ट्र यानी जर्मनी को जो है सबसे प्रखर जो है जर्मनी ही नेतृत्व कर रहा था, तो जर्मनी की सेना को तो आप नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हो, लेकिन खुद की सेना को नेस्त नाबूद करने यानी निरस्त्रीकरण, क्या एक तरफा निर्णय केवल जर्मनी के ऊपर लाद दिया गया। जर्मनी से कहा गया कि आपकी सेना 1 लाख से ज्यादा ना हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो सैनिकों की संख्या उतनी ही हो जितना आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, ठीक है। साथ में क्या है ना कि जो वो था बिस्मार्क ने क्या किया था कि जर्मनी में सभी जो है जर्मन वासियों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा को जो है वो स्थापित किया था, यानी कि सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया था वहां की जनता के लिए। तो वो क्या है कि ये इसके तहत क्या होता है कि उसकी अनिवार्य सेवा को जो है वर्साई की संधि में वहां पे अनिवार्य सेवा को खत्म कर देता है। तो आप एक तरफ से क्या है कि आप अपनी सेना को, जस्ट लाइक वही चीज था ना कि भारत ने सीटीबीटी पे सिग्नेचर नहीं किया है ना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत ने कहा कि भाई जो मित्र राष्ट्र, जो भी विकसित राष्ट्र है, यूरोपीय राष्ट्र है, वो सब अपनी जो है वो क्या है कि परमाणु बम, परमाणु क्षमता विकसित कर चुके हैं। और परमाणु क्षमता विकसित करने के बाद फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है ये कह रहे हो कि नहीं आप लोग नहीं बनाओगे। तो भाई आपने बना लिया, अपनी परमाणु क्षमता विकसित कर ली। भारत जो है वो क्या है कि वो इस बात को एश्योर करता है कि परमाणु क्षमता का जो विकास करेगा वो किसी मतलब गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं करेगा। तो भाई हमारे भी तो कुछ लक्ष्य है ना, हमारे ही भी परमाणु बम का या परमाणु क्षमता का उद्देश्य केवल और केवल परमाणु बम बनाना ही तो नहीं है। तो भारत ने कहा कि भाई हमारी भी अपनी उपयोगिता और जरूरतें हैं, तो मैं जो है वो क्या अगर सिग्नेचर कर दूंगा तो फिर मैं तो कभी नहीं बना पाऊंगा। तो इस वजह से क्या करता है कि वहां पर जो है, यानी कि एक प्रकार से समझ जाए कि सीटीबीटी पर सिग्नेचर करने से सबको करना धौंस जमाना, ये उसी तरह से है कि जैसे एक भूखा व्यक्ति एक भरा मतलब पेट से भरा व्यक्ति, ठीक है, जो भोजन एकदम पूरा ठास भोजन जिसको कहते हैं कि वो कर चुका है, भोजन करने के बाद फिर वो किसी भूखे व्यक्ति को कहता है कि नहीं आप जो है अनाज का सेवन नहीं करेंगे, आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो खुद तो पेट भर लिए हो, लेकिन फिर भूखे व्यक्ति को उपदेश कैसे दे सकते हैं कि आप भोजन नहीं करेंगे। यही चीज यहां पर जो है वो क्या हो रहा है कि निरस्त्रीकरण खुद के लिए नहीं है, जर्मनी के लिए। ये सब अच्छे से इसलिए समझ लीजिए ताकि जो है आपको जर्मनी में क्यों हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हुआ, नाजीवाद का जन्म क्यों हुआ, ये सारी बातें आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, ये बात यहां पे समझ में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स के अनुसार कार्य संपन्न कराना, विजेता और पराजित राष्ट्रों को संतुष्ट करना। ठीक है, ये है वुडरो विल्सन, इसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, वुडरो विल्सन की क्या मतलब जो है व्यक्तित्व था, ये सारी चीजें हमने आपको जो है जानकारी दी है। विल्सन के 14 बिंदु जो थे, है ना, 14 बिंदु, ये हमने आपको बताया कि आयोजन का उद्देश्य क्या था और उसके 14 पॉइंट्स क्या है। ये 14 पॉइंट्स जो है देखिए, भविष्य में कोई भी गुप्त संधियां नहीं होगी। यहीं पे जो है जो लंदन की संधि हुई थी इटली और ब्रिटेन फ्रांस के बीच, ये यहां पर क्या है कि इसके तहत जो है वो संधि मान्य नहीं होना, सभी संधियां प्रत्यक्ष और खुले रूप में की जाएं। युद्ध तथा शांति दोनों ही स्थितियों में समुद्र तटीय भागों को छोड़कर सभी देशों को समुद्री व्यापार की समान सुविधाएं और अवसर प्राप्त हो।
तीसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लिए जाएं और सभी राज्यों को व्यापार के लिए समान अवसर प्राप्त हो। सभी देश अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री कम कर उसे आवश्यकता अनुसार ही रखे। यानी आप देखिए ये जो है 14 बिंदु कितना बैलेंस्ड रहा अगर देखा जाए तो सभी देश, यहां कह रहा है सभी देश, लेकिन आप वर्साई की संधि में क्या कर रहे हैं, केवल और केवल जर्मनी के लिए यह शर्त लागू कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वुडरो विल्सन जो है जब उसने जर्मनी के सम्मुख 1918 में यह प्रस्ताव रखा तो जर्मनी ये सारी चीजें देखकर ही वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपने ये चीज ख्वाब दिखाया, लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में इसके जस्ट विपरीत काम हुआ। कुछ बातों को छोड़ दिया तो करीब सभी देश अस्त्र शस्त्र है ना। इसी प्रकार उपनिवेशों की व्यवस्था निष्पक्ष ढंग से की जाए, यानी कि जर्मनी के जो उपनिवेश थे उन उपनिवेशों के साथ तो आपने बुरा सलूक किया, ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य था उसके साथ बुरा सलूक किया, लेकिन आप अपने उपनिवेश के लिए, यानी कि केवल और केवल जो पराजित राष्ट्र थे उसके ऊपर रूस की भूमि से सेना हटा ली जाए और उसको अपने भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। उल्लेखनीय है कि युद्ध के दौरान ही रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई थी और वहां जारशाही का पतन हो चुका था। जर्मन सेनाएं बेल्जियम से हटा दी जाए तथा उसे युद्ध पूर्व की व्यवस्था में फ्रांस के चलते, यही चीज है, इसको मैं 14 पॉइंट्स में आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं। तो फिलहाल यही है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्साई की संधि के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि करीब करीब सारी बातें जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है।